नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है यूग्लिना विरिडिस। इसकी वर्गीकरण स्थिति देखते हैं तो संघ प्रोटोजोआ, उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा, अधिवर्ग मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा जिसे बोल सकते हैं, वर्ग फाइटोमेस्टिगोफोरिया, गण यूग्लिनोइडा, कुल यूग्लिनोइडिडा और कुल यूग्लिनोइडिडा, वंश यूग्लिना, जाति विरिडिस। कशाभिका की सहायता से गति करने वाले एक कोशिक अनेक जंतुओं को अधिवर्ग मेस्टिगोफोरा में सम्मिलित किया गया है। मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा जिसे कह सकते हैं में सम्मिलित किया गया है। ये जंतु पर्णहरित से भरे हरित लवकों की उपस्थिति के कारण पादप तुल्य तथा इन लवकों के अभाव में जंतु तुल्य होते हैं। पादप तुल्य जंतु प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने कार्बनिक भोजन को बना लेने की क्षमता के कारण स्वयं पोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जबकि दूसरी प्रकार के जंतु बने बनाए भोजन का उपभोग करने के कारण विषम पोषी होते हैं। फ्लैजिलेट्स प्राणियों के ये दोनों समूह अलग अलग दो वर्ग बनाते हैं, जिन्हें फाइटोफ्लैजिलेटा या फाइटोमेस्टिगोफोरिया एवं जू फ्लैजिलेटा या जू मेस्टिगोफोरिया कहते हैं। यूग्लिना विरिडिस एक हरे रंग का जीव है जिसमें नेत्र के समान एक रचना प्रकाश ग्रहण करने हेतु होती है, जिसे नेत्र गोलक, आई बॉल या आई प्यूपल लाइक स्वभाव व आवास। यह एकल मुक्त जीवी स्वच्छ जलीय फ्लैजिलेट प्राणी हैं एवं यह स्वच्छ जल के ऐसे तालों, खाइयों एवं मंद प्रवाहित धाराओं में अधिक पाया जाता है जिसमें वनस्पति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह एक अच्छा सक्रिय प्राणी है और जल में विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। जिन उद्यानों सरोवरों में जंतुओं के मल तथा पौधों की पत्तियों का सड़ता हुआ नाइट्रोजिनस पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, वहाँ पर यह अधिकता से पाया जाता है। कभी कभी इसकी अधिकता के कारण तालाब का रंग हरा दिखाई देने लगता है एवं जल की सतह पर काई सी बिछी प्रतीत होती है। यूग्लिना का संवर्धन प्रयोगशाला में आसानी से इसे संवर्धित किया जा सकता है। ये यूग्लिना का चित्र दिखाई दे रहा है, डायग्राम, जिसमें उसमें विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दिखाई दे रही है, जिसे हम आगे बात करेंगे। संरचना, परिमाण एवं आकार। यूग्लिना विरिडिस एक छोटा सूक्ष्मदर्शी एवं लगभग 60 माइक्रोन लंबा जीव है। इसका शरीर लंबा व तर्करूप होता है, जिसका अगला सिरा गोलीय या मुथरा या मध्यवर्ती भाग कुछ चौड़ा व नुकीला, पिछला सिरा नुकीला होता है। अगले सिरे से एक कसाब निकला हुआ होता है जो यूग्लिना के आगे की ओर बढ़ते समय गति करता हुआ दिखलाई देता है। पहली काल, तनुत्वक। यूग्लिना के शरीर पर एक स्पष्ट, पतली, लचीली, दृढ़ तनुत्वक का आवरण पाया जाता है। तनुत्वक कोशिका की प्लाज्मा कला के नीचे होती है और लचीली होने के कारण प्राणी की गति में सुविधा प्रदान करती है। यह सेलुलोज की न बनी होकर प्रोटीन की बनी होने के कारण पादप कोशिका भित्ति से भिन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात हुआ कि तनुत्वक पतली, दृढ़, लचीली, कुंडलिनी के समान व्यवस्थित पट्टियों की बनी होती है और ये तनुत्वक पट्टियाँ कोशिका शरीर के दोनों सिरों पर परस्पर जुड़ जाती है। प्रत्येक पट्टी के एक तट पर एक खांच व दूसरे पर एक कंटक या उभार होता है। आगे से पीछे तक पट्टियों के तट एक दूसरे से संपूर्ण लंबाई में परस्पर इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि एक का उभार दूसरे की खांच में आसंजित या फिट हो जाता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी
से में ये परस्पर सटे हुए तट धारियों की भांति दिखाई देते हैं, जिन्हें पेशी सूत्र कहते हैं। तनुत्वक के नीचे म्यूकस स्त्राव करने वाली म्यूसिफेरस कायों और सूक्ष्म नलिकाओं की एक पंक्ति होती है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म तनुत्वक से अंदर की ओर कोशिका द्रव्य होता है, जो कि दो क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, बहिर्द्रव्य या एक्टोप्लाज्म। तनुत्वक से अंदर की ओर कोशिका द्रव्य का स्वच्छ, सघन एवं संकरा परिधीय क्षेत्र बहिर्द्रव्य कहलाता है। इसी भाग में सूक्ष्म नलिकाओं व म्यूसिफेरस कायों की पंक्ति उपस्थित होती है। अंतःद्रव्य एंडोप्लाज्म कोशिका का द्रव्य का यह कणदार केंद्रीय भाग है, जो पहले भाग की अपेक्षा अधिक तरल होता है तथा इसमें केंद्रक एवं अनेक अन्य संरचनाएं उपस्थित होती हैं। आशय शरीर के अगले मुथरे सिरे पर फ्लास्क के आकार का एक स्थायी गर्त होता है। इस गर्त का चौड़ा भाग आशय कहलाता है या कसाबी कोश कहलाता है, जो कोशिका ग्रसनी या कोशिका ग्रसनी नामक एक नाल के द्वारा बाहर खुलता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को कोशिका मुख कहते हैं। आशय तनुत्वक विहीन प्लाज्मा कला से आश्रित रहता है। कसाबी कोश की बाहर खुलने वाली नली को कोशिका ग्रसनी या कोशिका ग्रसिका नाम उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि यूग्लिना कोई ठोस भोजन ग्रहण नहीं करता है। फ्लैजिलम कसाब शरीर के अगले सिरे पर कोशिका मुख से धागे के समान एक कसाब निकलता है। प्रारूपी रूप से इसकी संरचना में जीव द्रव्य में आवृत एक अक्षीय लचीला तंतु या एक्सोनीम होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ज्ञात हुआ है कि कसाब एक, ये इसकी संरचना दिखाई दे रही है, कसाब एक न होकर दो होते हैं। दूसरा कसाब छोटा होने के कारण आशय के अंदर ही सीमित रहता है। दोनों कसाबों की उत्पत्ति दो कणिकाओं से होती है। इन कणिकाओं को ब्लीफेरोब्लास्ट काइनेटोसोम कहते हैं। ये आशय के आधार में कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। लंबे कसाब के आधार के निकट एक पार्श्वीय उभार पाया जाता है, जिसे पराकसाबी पिंड पैराफ्लैजिलर बॉडी, ये डायग्राम जिसमें दोबारा देख सकते हैं आप, जिसमें पैराफ्लैजिलर बॉडी दिखाई दे रही है। यह पिंड प्रकाशग्राही की भांति कार्य करता है और संभवतः इसमें सुग्राही कर सेंसिटाइजर की भांति कार्य करने वाला लैक्टोफ्लेविन उपस्थित होता है। प्रत्येक कसाब 2 केंद्रीय व 9 परिधीय तंतुओं का बना होता है। दोनों केंद्रीय तंतु एक आंतरिक झिल्ली में बंद रहते हैं। प्रत्येक केंद्रीय तंतु अकेला होता है, जबकि प्रत्येक परिधीय तंतु युग्मित होता है, अर्थात प्रत्येक की रचना में 2 उपतंतु होते हैं। प्रत्येक परिधीय तंतु में दोनों उपतंतुओं में से एक में से छोटी छोटी भुजाओं की एक दोहरी पंक्ति होती है, जो कि एक ही दिशा में इंगित हो रहती है। संपूर्ण कसाब एक बाह्य आवरण के अंदर रहता है। बाह्य आवरण कोशिका की प्लाज्मा कला के साथ सतत रहता है। केंद्रीय व परिधीय तंतुओं के बीच के स्थान में कुछ अस्पष्ट 9 द्वितीयक तंतु सेकेंडरी फाइबर्स भी पाए जाते हैं। कसाब की लंबाई में रोमों के समान संकुचनशील प्रवर्धों की एक पार्श्वीय पंक्ति होती है, जिन्हें पार्श्वसूत्र मैस्टिकोनीम्स कहते हैं। इस प्रकार के कसाब को पंक्ति सूत्रीय मैटन ने के अनुसार 1959 के अनुसार 9 परिधीय तंतुओं में से 2 के पार्श्व से निकलते हैं प्रवर्ध। इस प्रकार के कसाब को पंक्ति सूत्री कसाब या स्टिकोनिमेटिक कसाब कहते हैं।
न्यूक्लियस केंद्रक शरीर में प्राय पिछले सिरे के निकट अंतःद्रव्य में एक बड़ी गोलाकार या अंडाकार आशयी रचना केंद्रक होती है। केंद्रक में से एक बड़ी ठोस केंद्रीय रचना पाई जाती है केंद्रिका, और इसकी संरचना क्रोमेटिन से होती है तथा इसके अंतःकाय या केंद्रकाय कहा जाता है। केंद्रक को शेष कोशिका द्रव्य से पृथक रखने के लिए इसके चारों ओर एक दोहरी महीन झिल्ली, छिद्रित झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह ज्ञात होता है कि केंद्रक द्रव्य में एक से अधिक केंद्रिकाएं एवं बड़ी संख्या में कणदार धागों के समान क्रोमोसोम्स गुणसूत्र दिखाई देते हैं। संकुचनशील उपकरण आशय से जुड़ा एक सघन परासरण नियंत्रण प्रदेश ऑस्मोरेगुलेटरी जोन उपस्थित होता है। इस प्रदेश में बड़ी केंद्रीय संकुचनशील रिक्तिका उपस्थित होती है। यह चारों ओर से अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाओं से घिरी रहती है। संभवतः ये सहायक रिक्तिकाओं ही परस्पर मिलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती है। रिक्तिका अंतःपरासरण द्वारा आए जल को तथा उपापचय से उत्पन्न उत्सर्जित पदार्थ को जल के साथ आशय, कोशिका ग्रसनी व कोशिका मुख के मार्ग से बाहर त्यागने का कार्य करती है। द्रक बिंदु स्टिग्मा संकुचनशील रिक्तिका के ठीक विपरीत आशय के निकट पराकसा भी पिंड के स्तर पर लाल रंग का एक बिंबाब पिंड होता है, जिसे नेत्र बिंदु या द्रक बिंदु कहते हैं। लिडेल साइंटिस्ट 1966 के अनुसार द्रक बिंदु लिपिड बुंदिकाओं की प्लेटों का बना होता है एवं प्रत्येक बुंदिका में लाल वर्णक कैरोटिनॉइड होता है। द्रक बिंदु तथा पराकसाभी पिंड परस्पर मिलकर एक प्रकाशग्राही उपकरण बनाते हैं। जब युगलिना प्रकाश की ओर गति कर रहा होता है तो उसका प्रकाशग्राही प्रकाशित हो जाता है, और जैसे ही उसकी दिशा गति की दिशा में परिवर्तन होता है, वैसे ही द्रक बिंदु में होने वाले वर्णक की छाया प्रकाशग्राही पर पड़ती है, और ऐसा होने से उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, तो फिर से अपने आप को प्रकाश की दिशा में की ओर मोड़ लेता है। अंतर्दैवी अंतर्वेश संकुचनशील उपकरण और द्रक बिंदु के अलावा इसके अंतर्द्रव्य में कुछ और अंतर्वेश उपस्थित होते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। वर्णकधर या हरित लवक क्रोमेटोफोर्स और क्लोरोप्लास्ट कोशिका द्रव्य में निलंबित हरे रंग के अनेक पिंड वर्णकधर क्रोमेटोफोर्स या हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण लिना का रंग हरा दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग के वर्ण क्लोरोफिल ए व बी और उनके साथ बीटा कैरोटीन होता है। युगलिना विरिडिस में हरित लवक लंबे व केंद्र से फैले हुए प्रतीत होते हैं। इसमें एक तारे के समान आकृति बन जाती है। हरित लवक के केंद्र में संभवतः एक प्रोटीनी पायरेनॉइड उपस्थित होता है, जो कि संभवतः मंड के समान बनने वाले पैरामाइलम का केंद्र है। हरित लवक में पर्णहरित कुछ थाइलेकॉइड्स के समूह होते हैं। प्रत्येक थाइलेकॉइड्स में 3 पटलिकाएँ होती हैं जो मातृद्रव्य या स्ट्रोमा में स्थापित रहती हैं, और उनके साथ राइबोसोम तथा वसागोलिकाएँ भी होती है। स्लैग 1973 के अनुसार प्रत्येक हरित लवक एक 3 परत वाली झिल्ली में बंद रहता है। पैरामाइलम एंडोप्लाज्म में पैरामाइलम अथवा पैरामाइलम की छोटी छोटी मुक्त अंडाकार बहुत सी कणिकाएँ होती है। यद्यपि पैरामाइलम बहुसैकराइड बीटा 1,3 ग्लूकेन होने के कारण मांड के समान पदार्थ होता है, यद्यपि आयोडीन विलयन क्या इस पर कोई प्रभाव न होने के कारण इसे मांड नहीं कहा जा सकता है। यह संचित भोज्य पदार्थ तथा प्रकाश संश्लेषण में इसका निर्माण होता है। कोशिका द्रव्य अन्य संरचनाएं
यूग्लिना के कोशिका द्रव्य में कुछ अन्य उपकोशिकीय अंगक भी पाए जाते हैं। गोल्जिकाएं बड़े बड़े चपटे थैले के ढेर के समान होते हैं और इन थैलों में छोटे छोटे अनेक आसे उभरे होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका परस्पर जुड़ी छोटी छोटी नलिकाओं व आशयों की बनी नलिका होती है। सूत्रकणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टियाँ उपस्थित होती है जो आशय के निकट इनकी संख्या अधिक होती है। और राइबोसोम अंतर्द्रव्य में मुक्त रूप में व बिखरे हुए तथा अंतःपद्य जालिका एवं हरित लवकों पर पाए जाते हैं। लोकोमोशन प्रचलन। यूग्लिना दो प्रकार से गति करता है, कसाबी गति व यूग्लिनाब गति। पहला प्रकार कसाबी गति। यूग्लिना जल में मुक्त रूप से एक लंबे चलनकारी कसाब की सहायता से तैरता है। तैरते समय इसका कसाब तिर्यक रूप से पीछे की ओर द्रक बिंदु की ओर रहता है। इसके आधार से सिरे की ओर सर्पिल तरंगें चलती रहती है जिनसे यह इधर उधर तेजी से स्पंदन करता है और कसाब औसतन प्रति सेकंड 12 स्पंदन करता है। कसाब की इस स्पंदन क्रिया से जल पीछे की ओर धकेला जाता है और संपूर्ण शरीर आगे की ओर बढ़ता है। प्रत्येक स्पंदन द्वारा शरीर आगे की ओर ही नहीं बल्कि पार्श्व गति भी करता है। इस प्रकार जब लगातार एक के बाद दूसरा स्पंदन होता है तो यूग्लिना एक सर्पिल मार्ग या वृत्त वक्र गायरेशन में आगे बढ़ता है। सर्पिल गति करने के साथ साथ यूग्लिना अपने अक्ष पर भी चक्रण रोटेशन करता है और यह देखा गया कि यूग्लिना प्रति सेकंड एक चक्रण करता है। कसाब की यह गति इसके अंदर होने वाले 9 परिधीय रेशों के संकुचन द्वारा होती है। कसाब में इन रेशों की स्थिति तरंगित क्रियाओं के लिए अति उपयुक्त होती है और इसी कारण इनके द्वारा कसाब में अक्ष के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया होती है। रेशों की संकुचन क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के द्वारा प्राप्त होती है जो ब्लेफरोप्लास्ट में स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होते हैं। यूग्लिना के कसाब पर होने वाले पार्श्व सूत्र का भी कार्य ज्ञात नहीं है। यूग्लिनाब गति दूसरा प्रकार ये फ्लैजिलर मूवमेंट दिखाया गया है जिसमें वो रोटेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यूग्लिनॉइड मूवमेंट गति तनुत्वक में पर्याप्त लचीलापन होता है जिसके कारण प्राणी क्रमाकुंचन पेरिस्टेल्सिस कर सकने में समर्थ होता है। क्रमाकुंचन की क्रिया के द्वारा ही यह तली पर क्रमितुल्य परिसर्पण या छटपटाने की गतियाँ वृथलिंग या व्रिगलिंग मूवमेंट करता है। प्रत्येक क्रमाकुंचन लहर के अंतर्गत शरीर आगे से पीछे की ओर क्रमशः छोटा एवं चौड़ा होता जाता है। यूग्लिना तथा अन्य प्रोटोजोआ में मिलने वाली यह विशिष्ट गति सामान्यतया यूग्लिनाब या उपापचयी गति कहलाती है। यूग्लिनाब गति करते समय तनुत्वक की पट्टियाँ मुड़ती हैं और परस्पर एक दूसरे पर सरकती है। संभवतः एक का उभार दूसरे की गर्त में सरकता है। सरकने की क्रिया के समय पट्टियों के उभार तथा गर्त के नीचे की ओर स्थित म्यूसिफेरस कायों से स्रावित पदार्थ से स्नेहित होते हैं। पोषण यूग्लिना विरिडिस में स्वपोषी या पादप संपोषी और मृतोपजीवी प्रकार से पोषण पाया जाता है और इस प्रकार की दोहरी पोषण विधि को मिश्र पोषी मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। यूग्लिना में प्राणी संपोषण का अभी कोई प्रमाण नहीं मिला है। पादप सम या स्वपोषी पोषण यूग्लिना में पोषण की मुख्य विधि पादप संपोषी या स्वपोषी होती है। यह अपना भोजन अपने हरित लवकों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से हरे पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा स्वयं तैयार करता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का शोषण करता है। इस अवशोषित ऊर्जा से जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कई चरणों में क्रिया करता हुआ ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करता है। यह शर्करा एक अन्य प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है जिसे पैरामाइलम या पैरामाइलोन कहते हैं। यह पदार्थ स्टार्च से केवल इतना भिन्न होता है कि आयोडीन विलयन से इसका रंग नीला नहीं होता है। यह भावी उपयोग के लिए एंडोप्लाज्म में कणिकाओं के रूप में बिखरा रहता है अथवा पायरिनॉइड के चारों ओर एकत्रित हो जाता है। ऐसे यूग्लिना जिन्हें सदा भरपेट भोजन प्राप्त होता है
रहता है। इनमें पायरोमाइलोन अधिकता से पाया जाता है। दूसरा प्रकार है मृतोपजीवी या मृतोपजीवी पोषण। सूर्य प्रकाश के अभाव में यूग्लिना में पोषण एक अन्य विधि द्वारा होता है जिसे मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक या सैप्रोजोइक कहते हैं। ये यूग्लिना इसमें कई महीनों तक लगातार अंधेरे में रह सकता है। अधिक समय तक लगातार अंधेरे में रहने से इस जीव का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और यह पांडुरित इटियोलेटेड हो जाता है और इस दशा में इसका हरा रंग समाप्त होकर पीला या सफ़ेद हो जाता है। फिर भी यह जीवित रहता है और जीवन की समस्त क्रियाओं को करता रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अपने शरीर की सामान्य सतह से जल में घुले हुए सड़े जैविक पदार्थ अवशोषित करता है, अर्थात उत्पादन सब पोषण की कमी को मृतोपोषण द्वारा पूर्ण करता है। इसे पता चलता है कि यूग्लिना प्राणियों में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों का स्त्रवण कर सकता है। सामान्यतः ये हरित लवक जो अंधकार में नष्ट हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश में फिर से विकसित हो जाते हैं, परंतु यूग्लिना ग्रेसिलिस में यह परिवर्तन स्थायी रूप से होता है और एक बार नष्ट हुए हरित लवक फिर कभी नहीं बन पाते हैं। प्रोटीन तथा अन्य बड़े बड़े अणुओं को अंतर्ग्रहण करने के लिए आशय के आधार पर कोशिका पायन भी देखा गया है। श्वसन। यूग्लिना जल में विलीन स्वतंत्र ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करता है। यह ऑक्सीजन तनुत्वक से होकर शरीर के अंदर विसरित हो जाती है और इस ऑक्सीजन के द्वारा अपचयन की प्रतिक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइमों को द्वारा होती हैं। इस अपचयन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह एटीपी के रूप में उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंधनों में संग्रहित कर ली जाती है। ये एटीपी अणु उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा की पूर्ति करते हैं और अपचयन के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। संभवतः सूर्य के प्रकाश में CO2 प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। ऑस्मोरेगुलेशन। परासरण नियमन। परासरण नियमन क्रिया अंतःपरासरण द्वारा अंदर प्रवेश करने वाले जल की अतिरिक्त मात्रा को बाहर त्यागने की क्रिया शरीर के अगले भाग में स्थित संकुचनशील उपकरण द्वारा होती है। यूग्लिना की तनुत्वक जल के लिए पारगम्य होती है, इसलिए यूग्लिना के शरीर में अंतःप्रसारण द्वारा जल निरंतर प्रवेश करता रहता है। शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले शरीर के अंदर वाले जीव द्रव्य और बाहर के स्वच्छ जल की सांद्रता में अंतर होने के कारण अंतःप्रसारण की क्रिया होती है। एंडोस्मोसिस। यूग्लिना विरिडिस के संकुचनशील उपकरण में एक बड़ी रिक्तिका के चारों ओर अनेक छोटी छोटी सहायक रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। कोशिका द्रव्य जल की अतिरिक्त डायग्राम में दिखाया गया है। कोशिका द्रव्य जल की अतिरिक्त मात्रा को इन छोटी छोटी रिक्तिकाओं में स्रावित करता रहता है और ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं अपने अंदर इकट्ठे हुए जल को बड़ी रिक्तिका में उड़ेलती रहती है और यह भी संभव हुआ कि पहले सहायक रिक्तिकाएं बनती है जो पूरी बढ़कर बड़ी हो जाने पर परस्पर मिल जाती है और एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। अंत में बड़ी रिक्तिका इस जल को आशय में त्याग कर खाली हो जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बड़ी संकुचनशील रिक्तिका के अनुशिथिलन व अर्थात आयतन में वृद्धि और प्रकुंचन सिस्टॉल अर्थात आयतन में कमी होने से होती है। अनुशिथिलन होने पर संकुचनशील रिक्तिका जल से भर जाती है और प्रकुंचन होने पर यह अपने अंदर भरे हुए जल को आशय में उड़ेलकर खाली हो जाती है। संकुचनशील रिक्तिका की आशय में लगे परिधीय भित्ति अस्थायी होती है और प्रकुंचन प्रावस्था में फट जाती है, जिससे संकुचनशील रिक्तिका आशय की गुहिका में फट जाती है। इस प्रकार प्रकुंचन प्रावस्था का अंत होते होते संकुचनशील रिक्तिका का समस्त जल आशय में निकल आता है। अमोनिया इसके पश्चात आता है इसमें रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया।
युगलिना में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह द्विखंडन, बहुखंडन या तथा पुट्टी भवन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। पहला प्रकार है द्विखंडन, बाइनरी फिशन। युगलिना में अनुप्रस्थ द्विखंडन नहीं होता है। जल, तापमान, भोजन उपलब्धि की अनुकूल दशाओं के अंतर्गत युगलिना सरल अनुदैर्ध्य द्विखंडन द्वारा विभाजित होता है। इसका अनुदैर्ध्य विभाजन सदैव सममितीय होता है, अर्थात विभाजन में बने दोनों संतति युगलिना में से प्रत्येक अपने पैतृक युगलिना के समान होता है। इस विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले सूत्री विभाजन माइटोसिस द्वारा केंद्रक दो समान भागों में विभक्त होता है। इसके तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य में विभाजन साइटोकाइनेसिस होने से कोशिका का विभाजन हो जाता है। केंद्रकीय विभाजन से एक असाधारण बात यह है कि इसमें केंद्र कला अंत तक विद्यमान रहती है। प्रोफेज अवस्था में केंद्र के अंदर होने वाली समस्त केंद्रिकाएं परस्पर संकलित होकर एक केंद्रकीय पिंड न्यूक्लियोलर बॉडी बना लेती है और प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में चीर करके दो संतति गुणसूत्रों या अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड्स में विभक्त हो जाता है। मेटाफेज अवस्था में युग्मित अर्ध गुणसूत्र एक अनुदैर्ध्य तल में व्यवस्थित हो जाते हैं और केंद्रक के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित रहती हैं, परंतु तर्कु का निर्माण नहीं करती हैं। एनाफेज अवस्था में अर्धसूत्रण विसंयोजित होकर अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। अर्धसूत्र गुणसूत्रों में पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण स्वतः गति होती है। केंद्र कला में अनुदैर्ध्य रूप से संकीर्णन होना प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज अवस्था में केंद्रक कला में संकीर्णन और गहरा होता जाता है और अंत में एक केंद्रक से दो संतति केंद्रक बन जाती हैं। साथ ही केंद्रकीय पिंड न्यूक्लियोलर बॉडी भी बीच से चीर करके दो भागों में बंट जाता है और ये दोनों भाग अपनी अपनी ओर की संतति केंद्रक में पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में एक अनुदैर्ध्य खांच बन जाती है और यह खांच, दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यह खांच अगले सिरे के मध्य से प्रारंभ होकर धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अंत में युगलिना को दो संतति युगलिनाओं में विभक्त कर देती है। अगले सिरे के कोशिकांग जैसे आशयी, कोशिका ग्रसनी, कोशिका मुख, कसाब, दर्क बिंदु व संकुचनशील रिक्तिका का एक नया समुच्चय पूरा सेट बन जाने से ये दोहरे हो जाते हैं। फिर भी कसाबों का एक नया समुच्चय नवनिर्मित आधारिकाय से ही निकलता है, जो पुरानी आधारिकायों के क्षेत्रों से ही प्रकट होती है। प्राय आधारिकायों का विभाजन कोशिका विभाजन से पूर्व हो जाता है। मल्टीपल फिशन या बहुखंडन या पामेला अवस्था जिसे कह सकते हैं। युगलिना प्रतिकूल परिस्थितियों में सक्रिय नहीं रहता है। ऐसे समय में यह पुष्टीभूत होकर बहुखंडन करता है। इस दशा में यह गति करना बंद कर देता है, कसाबों को गिरा देता है और गोलाकार होकर एक अत्यंत मोटे श्लेष्मिक आवरण म्यूसिलेजियस कोट या पुट्टी में बंद हो जाता है। पुट्टी भवन के पश्चात इसमें अंदर ही अंदर कई बार अनुदैर्ध्य द्विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप लगभग 16 से 32 संतति प्राणी बन जाते हैं जो एक श्लेष्मिक पिंड में धसे रहते हैं। ये संतति प्राणी श्लेष्मिक पिंड में रहते हुए अलग से अपना अपना श्लेष्मिक आवरण या पुट्टी भी बना लेते हैं। इस अवस्था में ये बहुत सी शैवालों जैसे क्लेमाइडोमोनास की पामेला अवस्था के समान हो जाते हैं। ये पामेला अवस्था इसमें नज़र आ रही है, जिसमें एक के अंदर एक विभाजन होने से बाद में इन संतति प्राणियों में कसाब बन जाते हैं और ये वयस्क युगलिना बनने के लिए बाहर आ जाते हैं। पुट्टी भवन एनसिस्टमेंट प्रतिकूल प्रावस्थाओं जैसे भोजन, ऑक्सीजन की कमी, सूखा पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना इत्यादि में सुरक्षा के लिए पुट्टी भवन होता है। एक मोटे गोलाकार पिताभ, भूरे और जिलेटिनी आवरण के रूप में पुट्टी भित्ति का स्त्रवण होता है, जो एक विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी रहती है। युगलिना की विभिन्न जातियों में पुट्टी ये 2 से 4
परत मोटी, संवर्त या प्राच्छादित हो सकती है, जिसके अंदर जीव केंद्र में अथवा उत्केंद्र की भांति रहता है। पुष्टिबुद्ध प्राणियों में न केवल प्रतिकूल दशाओं को ही सफलतापूर्वक सहन करता है, बल्कि दूर दूर तक प्रकीर्णन, डिस्पर्सल भी होता है। यह जब दशाएं अनुकूल हो जाती तो प्राणी सक्रिय हो जाता है और अपना सामान्य मुक्तप्लावी जीवन व्यतीत करने के लिए पुट्टी से बाहर आ जाता है। दिस वन द डायग्राम। धन्यवाद।